Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today in this video we will talk about cyclones. It is considered as natural disaster because it also causes destruction to mankind. First of all, we will see what is cyclone. Cyclone is a system of swirling winds which has a low pressure area in the center. The winds tend to circulate towards the center and produce rain with thunder and lightning. साइक्लोन हम उस निज़ाम को कहते हैं जिसमें हवा सर्कुलर मोशन में आती है, घूमती हुई आती है सर्कुलर मोशन में, एक दायरे की सूरत में जो हवा का निज़ाम होता है उसको हम साइक्लोन कहते हैं. विच हैज़ अ लो प्रेशर एरिया इन द सेंटर, और इसके दरमियान का जो एरिया है उसमें लो प्रेशर होता है, हवा का दबाव जो है वो कम होता है. स्टूडेंट्स, यू हैव रीड in class 6 about high pressure wind and low pressure wind. When there is low pressure wind, then there will be thunderstorm and there will be lightning. When there is high pressure, when wind have high pressure on the earth, then there will be dry weather. So students, during cyclone, in the center of the cyclone, the wind has low pressure. हवा का जो दबाव है वो कम होता है उसके सेंटर में. जैसे हम अगर कोई सर्कल बनाएं तो जो उसका दरमियान का हिस्सा होता है, सर्कल में जो मिड पॉइंट होता है उसको हम उसका सेंटर बोलते हैं. इसी तरह क्योंकि ये हवा घूमती हुई आती है तो जो इसका मदार होता है दरमियान में मिड पॉइंट होता है उसको हम सेंटर कहते हैं, और उसको हम आई भी बोलते हैं, साइक्लोन की आई बोलते हैं. द विंड्स टेंड टू सर्कुलेट टुवर्ड द सेंटर. हवा जो है वो घूमती हुई अपने सेंटर की तरफ जाती है, दरमियान में सारी हवा जो है वो इकट्ठी होती है. एंड प्रोड्यूस रेन विथ थंडर एंड लाइटनिंग. एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स दैट विंड हैव लो प्रेशर इन द एरिया एंड बिकॉज ऑफ लो प्रेशर देयर विल बी थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग. जब हवा का दबाव कम होता है तो तब बारिश भी आती है और गरज चमक के साथ जो है वो तूफ़ान भी आता है. तो इसकी वजह से साइक्लोन के दौरान भी जो है वो साथ, साइक्लोन जब आएगा, तूफ़ान आएगा तो साथ हम जो है वो बारिश भी होती है और बिजली भी चमकती है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी दैट हाउ दीज साइक्लोन्स फॉर्म्ड. ये साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, ये सर्कुलर मोशन में जो हवा आती है, स्विरलिंग विंड है, ये दरअसल बनती कैसे है. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट सन एनर्जी रीचेज एट द अर्थ. सूरज की जो शुआएँ हैं वो ज़मीन पर पड़ती हैं कॉन्टीन्यूस जो है वो, जब ज़मीन घूम रही है तो जो सूरज की शुआएँ हैं, रेज़ हैं, वो ज़मीन पर पड़ती हैं. जब वो ज़मीन पर पड़ती हैं तो ज़मीन को गर्म करती हैं. ज़मीन के गर्म होने की वजह से हवा भी गर्म हो जाती है. जो गर्म हवा होती है वो स्टूडेंट हल्की होती है, और जब हल्की हवा जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है. हवा का दबाव जो है वो कम होता है, लो प्रेशर ये विंड होती है क्योंकि ये गर्म हवा होती है. हॉट एयर ऑलवेज़ हैव लो प्रेशर, उसका दबाव जो है वो कम होता है, और कम दबाव की वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है, एटमॉस्फेयर में जाती है. एटमॉस्फेयर में जब वो जाती है तो स्टूडेंट एटमॉस्फेयर में बादल भी होते हैं, और वहाँ पे जो है वो हवा, जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो थोड़ा नॉर्मल होता है. तो ये जो गर्म हवा है ये ठंडी हवा के साथ मिल जाती है. व्हेन दिस हॉट एयर मीट्स विद कोल्ड एयर इट कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स. गर्म हवा जो है और ये नमी होती है इस हवा में, तो ये नमी वाली हवा जो है वो कंडेंस हो जाएगी. कंडेंसेशन कहते हैं जब वाटर वेपर्स लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. जैसे बुखारात बनते हैं, बादल बनते हैं और बारिश होती है, ये जो गर्म नमी वाली हवा होती है जब ये बादल बनाती है, लिक्विड फॉर्म में इसको चेंज कर देती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जो बादलों के अंदर बन जाते हैं और बारिश का बायस बनते हैं. इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं. और कंडेंसेशन क्यों होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है, हाई प्रेशर होता है, वहाँ पर हवा का भी दबाव भी ज़्यादा होता है. तो स्टूडेंट, जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो वो कंडेंस होती है और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और उनके अंदर पानी भी भरने लग जाता है. जैसे जैसे ये गर्म हवा ऊपर को उठती रहेगी, ये ठंडी हवा के साथ मिक्स होती रहेगी, और वाटर वेपर्स जो हैं वो कंडेंस होके क्लाउड्स जो हैं बनाते रहेंगे, और ज़्यादा क्लाउड्स जब बन जाएंगे तो ये तूफ़ान का बायस बनेंगे और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी, और तेज़ हवा के साथ जो है वो बारिश भी आएगी. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, के सेंटर में जो है वो लो प्रेशर है.
जब ये फॉर्म होती है तो हमेशा जो सेंटर होता है, जिसको मैं आपको आई बता रही हूँ, एज यू कैन सी, जहाँ पर आप एरो देख रहे हैं ग्रीन और रेड कलर का, ये साइक्लोन की आई है, ये साइक्लोन का सेंटर है। सेंटर में जो है वो हवा का लो प्रेशर जो है वो बनती रहती है, हवा का दबाव जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से हवा हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती रहती है। जब ये ऊपर की तरफ उठती है तो कंडेंस होकर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और जब ये गर्म हवा ठंडी हवा के साथ मिलती है तो जो ठंडी हवा है सर्कुलर मोशन में इसके इर्द गिर्द जो है वो घूमना शुरू कर देती है और साइक्लोन आता है, जिसको हम टॉर्नेडो भी कहते हैं स्टूडेंट्स, हरिकेन भी कहते हैं, तूफ़ान भी कहते हैं, आंधी भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, डिफरेंट रीजन्स में इसको डिफरेंट नेम्स कहते हैं, लेकिन ये सारी टाइप्स जो हैं ये बेसिकली साइक्लोन्स की हैं और जनरली इसको हम साइक्लोन बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, अंदर का दर्जा हरारत जो है वो कम होता है साइक्लोन का और बाहर का ज़्यादा होता है, क्योंकि बाहर जो है वो हवा ठंडी होती है और अंदर की हवा गर्म होती है। और ये पूरा सिस्टम जो है ये कॉज बनता है साइक्लोन के आने का, तूफ़ान के आने का, और इसी की वजह से साथ जो है वो बारिशें भी जो है, तूफ़ानी बारिश जो है वो स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट, देर इज़ ऑल्सो साइक्लोन्स विच आर फॉर्म ऑन ओशंस, दीज आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा कि लैंड पर जो है, ज़मीन पर जब साइक्लोन्स आते हैं, ये घूमती हुई हवा आती है, तो ये कैसे बनते हैं। देयर इज़ वन मोर ऑप्शन फॉर साइक्लोन, दैट इज़ इट कैन ऑल्सो बी फॉर्म ऑन ओशन। ये पानी के ऊपर भी बनते हैं, और इनको जब ये पानी के ऊपर बनते हैं, ओशंस के ऊपर बनते हैं, तो हम इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, दैट वार्म मॉइस्ट एयर मूव्स ओवर द ओशन, गर्म हवा। और ये गर्म क्यों होगा स्टूडेंट्स, इसी तरह से ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी यही होता है कि व्हेन द अर्थ रोटेटिंग इन इट्स इक्वेटर रीजन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्ट ऑन सी लेवल, सूरज की जो शुआएं हैं वो समुंदर के ऊपर, ओशन के ऊपर जो है वो पड़ती हैं। एज अ रिज़ल्ट सी लेवल टेम्परेचर विल राइज, इसकी वजह से समुंदर का दर्जा हरारत भी बढ़ जाएगा, और जब समुंदर का दर्जा हरारत बढ़ जाएगा तो वहाँ पर भी वो वार्म होनी शुरू हो जाएगी एयर, और वो जब एयर वार्म होगी तो जाहिर सी बात है वो हल्की होगी और वो ऊपर की तरफ उठेगी। वाटर वेपर राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो ऊपर की तरफ उठते जाएंगे और एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। एज द वाटर वेपर राइजेज इट कूल्स एंड कंडेंसेस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर, वहाँ पर बादल भी होंगे, वहाँ का टेम्परेचर डाउन होगा, वहाँ पे थोड़ी ठंड भी होगी, उसकी वजह से जो ये वाटर वेपर हैं ये कंडेंस होके लिक्विड ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएंगे, क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे। कंडेंसेशन रिलीज हीट इनटू द एटमॉस्फेयर मेकिंग द एयर लाइटर, और कंडेंसेशन की जो वो भी जो है वो हीट जो है उसको रिलीज़ करती है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हवा मज़ीद हल्की होती है और मज़ीद जो है वो ऊपर उठती है। द वार्म्ड एयर कॉन्टीन्यूज़ टू राइज, ये गर्म हवा जो है वो ऊपर उठती रहती है, ये स्टॉप नहीं होती। विद मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन टेकिंग इट्स प्लेस एंड क्रिएटिंग मोर विंड, और ओशन के ऊपर ये गर्म हवा जो है इसी तरह से ऊपर उठती रहती है, और ये वाटर वेपर जो हैं कंडेंस होकर ड्रॉपलेट्स में चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये तेज़ हवा का बायस बनता है, और लहरों को की रवानी को भी ये तेज़ कर देता है, और लहरों को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। फिर ओशन में भी जो है वो तेज़ हवा चलने लग जाती है और साइक्लोन आ जाते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट्स इसने बना दी हैं, कंडेंस होके वाटर वेपर जो हैं वो क्लाउड्स में चेंज हो गए हैं, वाटर लिक्विड ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गए हैं, तो इसलिए साथ गरज चमक के बारिश भी आती है, जिसकी वजह से साइक्लोन से बहुत बड़े लेवल पर तबाही होती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ हाउ दीज साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड ऑन लैंड एंड ऑन ओशंस। Students, now we will read about the impacts of cyclone, that what are the effects of cyclone on mankind. First one is, the winds have erosive power which destroys everything that comes in their way. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि क्योंकि गर्म हवा ऊपर जाती है, हवा का दबाव कम होता है और ठंडी हवा के साथ मिल जाती है, और साइक्लोन के अंदर का दर्जा हरारत तो कम लेकिन बाहर का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हवा की बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है, बहुत ज़्यादा ताकत हो जाती है, और इसीलिए जब साइक्लोन्स आते हैं, जिस एरिया में आते हैं उस एरिया में जितने भी दरख्त और घर होंगे वो उनको तबाह कर देंगे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये स्विरलिंग विंड जो है, घूमती हुई आवाज़ जिस जिस जगह से गुजरेगी ये हर चीज़ को तबाह करती हुई गुजरेगी। सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन इज़, cyclones produce continuous rainfall in a short period of time which may cause flooding and loss of life and property. साइक्लोन बहुत कम
टाइम पीरियड में, बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा बारिश का सबब बनते हैं। और वो मैंने आपको बताया है कि क्यों बारिश का सबब बनते हैं, क्योंकि वाटर वेपर्स जो है वो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में कंडेंस होके लिक्विड ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं। तो जब बारिश आएगी तो बहुत ज़्यादा बारिश आएगी तो नदी नालों में तूफ़ानी आ जाएगी, पानी का लेवल राइज़ होगा, जिसकी वजह से सैलाब आने का भी खतरा होता है और फ्लड की वजह से भी बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो सकता है। थर्ड इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन इज़ in coastal areas, huge sea waves called storm surges are generated which may cause destruction on a large scale. As I have told you students that cyclones are also formed on ocean. So when these are formed on ocean, these are called storm surge. As you can see in this picture, साइक्लोन जो पानी के अंदर बनते हैं वो उनको हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। जब ये लहरों में तूफ़ानी आ जाती है और हवा जो है पानी के साथ मिक्स हो जाती है और दबाव कम होने की वजह से साइक्लोन आ जाते हैं, उसको हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। और जब ये ओशन में बनेंगे तो ये साहरी इलाकों में बहुत बड़ी तबाही का बायस बनेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, पानी भी है ऑलरेडी, पानी से भी बहुत ज़्यादा तबाही होगी और हवा से भी बहुत तबाही होगी। कोस्टल एरियाज़ कहते हैं साहिली इलाके, ओशंस के, दरियाओं के नज़दीक जितने भी इलाके हैं उन पर भी बड़े लेवल पर तबाही का बायस बनेंगे ये साइक्लोन्स। Cyclones in Pakistan. Student, now we will see the cyclones with reference to Pakistan. We will see that what are the areas in Pakistan that are affected by cyclones. Arabian Sea lies in the south of Pakistan. Students, all of you know that in the south of Pakistan there is Arabian Sea. हमारे शुमाल में जो है जनूब में हमारे जो है वो अरेबियन सी है। इन इंडियन ओशन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द ओरिजिन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और स्टूडेंट्स, आपने ओशंस में ये पढ़ा था कि इंडियन ओशन जो है वो अरेबियन सी के साथ लिंक है, क्योंकि अरेबियन सी इंडियन ओशन के साथ लिंक है और इंडियन ओशन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। तो इस वजह से भी, क्योंकि इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स बनते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं, इस वजह से अरेबियन सी जो कि पाकिस्तान के साउथ में है और कराची के जो है वो समुंदर के साथ अटैच है, इसकी वजह से भी सिंध के बहुत सारे इलाकों में साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अरेबियन सी जो है वो इंडियन ओशन के साथ लिंक है और इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज़्यादा बनते हैं। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, लेट मी टेल यू अगेन, मैंने आपको अभी बताया है कि वो साइक्लोन्स जो ओशन के ऊपर बनेंगे उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहेंगे। दीज साइक्लोन्स अफेक्ट द कोस्टल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। और क्योंकि ये जो है वो पानी पे बनते हैं, समुंदर में बनते हैं, तो इसीलिए साहिली इलाकों को ये नुकसान पहुँचाएंगे। ठट्ठा एंड बदीन इन सिंध, वाइल जीवानी, गवादर एंड लस बेला इन बलोचिस्तान आर द मेन एरियाज़ अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। पाकिस्तान में साइक्लोन जिन इलाकों में ज़्यादा आते हैं वो ये 5 इलाके हैं स्टूडेंट। सिंध में ठट्ठा और बदीन के मुकाम पर बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं, बनते हैं, और बलोचिस्तान में जीवानी, गवादर और लस बेला में बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स बनते हैं और बहुत बड़ी तबाही का बायस भी बनते हैं। कॉजेज़ ऑफ डिस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड कि ये जो साइक्लोन की वजह से तबाही होती है उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों साइक्लोन की वजह से इतने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इनएडिक्वेट कंस्ट्रक्शन मेथड्स। स्टूडेंट्स, जब हम घरों को तमीर करते हैं या इमारतों को तमीर करते हैं तो हम प्रॉपर मेथड्स फॉलो नहीं करते उनको तमीर करने के लिए। इन्फीरियर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इन्फीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी। हम मटेरियल जो है वो लो क्वालिटी यूज़ करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट नॉर्मली भी हम सुनते हैं कि बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर जाती हैं कुछ अरसे के बाद। क्यों गिरती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्योंकि मेथड्स ठीक फॉलो नहीं किए जाते, और सेकंड जो है वो लो क्वालिटी मटेरियल जो है यूज़ किया जाता है। सस्ता मटेरियल लगा के इमारत बना दी जाती है। तो जब सस्ता मटेरियल लगा हुआ होगा तो स्टूडेंट, जैसे ही ज़लज़ला आएगा, ज़मीन हल्की सी भी हिलेगी या फिर साइक्लोन्स आएंगे, तेज़ हवा चलेगी, तूफ़ान आएगा, तो वो बिल्डिंग्स गिर जाएंगी। इस वजह से जब साइक्लोन आते हैं तो तूफ़ान आता है तो तबाही बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले से इमारतें जो हैं वो लो क्वालिटी की बनी होती हैं, इसीलिए वो हल्की सी हवा से भी गिर जाती हैं और बड़ी तबाही का बायस बनती हैं। एब्सेंस ऑफ लॉज ऑफ लैंड यूज़। ज़मीन को इस्तेमाल करने के जो कानून हैं वो हमारे मुल्क में नहीं है। स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग हैं दरियाओं के नज़दीक जो है, समुंदर के नज़दीक लोगों ने घर बनाए हुए हैं, इमारतें बनाई हुई हैं, कोई भी उनको रोकने वाला नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं है जिसकी वजह से उनको रोका जा सके कि आप ऐसे एरियाज़ जहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि वॉल्केनिज़म, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स,
फॉरेस्ट, ये सारे जो लैंड स्लाइडिंग, इनके नज़दीक जो है वो स्टूडेंट्स घर ना बनाने दें. फॉर एग्जांपल you have read in landslides that mostly people build their houses and their buildings near the mountains on sloping areas. और स्लोप पर जो है वो बनाना जो है वो ख़तरनाक है, लेकिन लोग बनाते हैं क्योंकि कोई कानून नहीं है हमारे मुल्क में जो उनको रोके कि आपने ये लैंड यूज़ नहीं करनी. तो इसी वजह से जब पहाड़ों के नज़दीक भी लोग घर बना लेते हैं, इमारतें बना लेते हैं, लैंड स्लाइडिंग होती है तो बहुत बड़े लेवल पर तबाही होती है. और जब जैसे वॉल्केनिज़म के नज़दीक, वॉल्केनोस के नज़दीक जिन लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वॉल्केनो फटेगा तो बहुत बड़े लेवल पर तबाही होगी. सेकेंडली, अगर जिन लोगों ने समुंदर या दरियाओं के नज़दीक इमारतें बनाई हुई हैं, घर बनाए हुए हैं, तो जब सैलाब आएगा तो उनको बहुत बड़े लेवल पर तबाही का सामना करना पड़ेगा. तो हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो इन्हें ये करने से रोके, वो लैंड यूज़ करने से रोके कि जो एरियाज़ वल्नरेबल हैं नेचुरल डिज़ास्टर के, जहाँ पर ये सारी कुदरती आफात आ सकती हैं, वहाँ पर घर ना बनाएं. उस नियर बाय जो है वो एरिया जितना भी है उसमें कोई सेटलमेंट ना बने. इसका कोई लॉ नहीं है, वो लॉ बनने चाहिए. अगर तो लोगों के घर नज़दीक नहीं होंगे, उन एरियाज़ में नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम डिस्ट्रक्शन को मिनिमम कर सकते हैं, तबाही कम होगी. लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द लोकल पीपल, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि साइक्लोन कैसे बनते हैं, कैसे आएंगे, और जब आएंगे तो हमने कौन सी तदाबीर एहतियात करनी है, कौन सी एहतियातें करनी है हमने, जिसकी वजह से तबाही को हम कम कर सकते हैं. लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम की कमी. अब तालीम की कमी कैसे साइक्लोन में तबाही का बायस बन रही है स्टूडेंट? इनडायरेक्ट ये बन रही है, डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है. वहाँ पे तालीम नहीं, जैसे सिंध के इलाके आप देख लें, बलूचिस्तान के इलाके ज़्यादा इफेक्टेड हैं, तो वहाँ पर तालीम की बहुत कमी है. वहाँ पे लोग इलिटरेट हैं, नॉन एजुकेटेड है ना वहाँ पे लोग. तो जब लोगों के पास तालीम ही नहीं है तो उन्हें कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट, जैसे कि अभी आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, तो आपको इन सारे नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पता चल रहा है. आपको पता चल रहा है कि ये कैसे फॉर्म होते हैं, हम कैसे इनको इनकी डिस्ट्रक्शन कम कर सकते हैं, कौन से सेफ्टी मेजर हम अडॉप्ट करके जो डिस्ट्रक्शन है वो कम कर सकते हैं. कम से कम जानी और माली नुकसान होगा जब हम ये सेफ्टी मेजर्स करेंगे. तो ये तालीम से आपको अवेयरनेस आ रही है. जब तालीम ही नहीं होगी तो आपके पास अवेयरनेस ही नहीं होगी. जब अवेयरनेस नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं है कि हमने कौन से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं, तो कैसे आप तबाही को रोक सकते हैं. आपको किसी चीज़ का इल्म ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप तबाही का बायस बनेंगे. पावर्टी, गुर्बत, स्टूडेंट्स क्योंकि वो वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है तो वो तालीम हासिल नहीं कर सकते. और पावर्टी का एक पॉइंट यहाँ पर भी है, क्योंकि वो लोग गरीब हैं तो वो लो क्वालिटी मटेरियल लेकर बिल्डिंग्स वहाँ पर बना लेते हैं. इन्फीरियर मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं, अच्छा मटेरियल यूज़ नहीं करते. स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट जो होते हैं वो होते हैं, ये इनडायरेक्ट हैं. क्योंकि आपके गुर्बत है, आप तालीम हासिल नहीं करोगे, आप कम मटेरियल यूज़ करोगे, लो क्वालिटी मटेरियल यूज़ करोगे. और दूसरा, अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आपको अवेयरनेस भी नहीं आएगी. और जब आपको पता ही नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ये कॉजेज़ हैं इसकी तबाही के, डिस्ट्रक्शन के, तो ही आप जो है वो लोगों को बता सकते हो और अपनी सेफ्टी के लिए भी कुछ कर सकते हो. जब अवेयरनेस ही नहीं होगी तो हम डिस्ट्रक्शन को कभी भी मिनिमम नहीं कर सकते. So students, by keeping these things in minds, these causes in minds, we will read now about the safety measures that we should adopt. Now we will see the safety measures that we should adopt to mitigate the loss. Construction of resistant houses should be made possible. ऐसे घर तमीर करने चाहिए जो resistant हो, मतलब जो तेज़ हवा से गिर ना जाएं. ऐसे मेथड्स फॉलो करें जिनसे हम मजबूत घर जो हैं वो बना सकें. फोरकास्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुड बी एस्टैब्लिश इन एरियाज़ वल्नरेबल टू साइक्लोन. वो इलाके हैं जहाँ पर साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर हमें फोरकास्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लगाना चाहिए. वो सिस्टम जिससे हम पेश गोई कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि साइक्लोन बन रहे हैं और तूफ़ान आने वाला है. जैसे स्टूडेंट, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास सिस्टम है जिसकी वजह से हम वेदर को मेजर कर सकते हैं, हवा को मेजर कर सकते हैं, इवन विंड के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं. और फोरकास्ट मैनेजमेंट सिस्टम की वजह से ही हम ये जो न्यूज़ में हमें बताया जाता है कि अगले हफ्ते बारिशें शुरू हो रही हैं, तो ये फोरकास्ट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही बताया जाता है. इसलिए हमें चाहिए कि वो एरियाज़ जहाँ पर साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पर ये सिस्टम लगाया जाए, ताकि हमें पहले से पता हो जाए कि साइक्लोन्स जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं और साइक्लोन आ सकता है, ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें कि उन्होंने क्या करना है और उन्होंने अपनी सेफ्टी जो है वो किस तरह करनी है.
As soon as the warning is given, arrangements should be made to shift the livestock and household items to safe place. जैसे ही वार्निंग इशू कर दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि साइक्लोन्स आने वाले हैं या तूफ़ान आने वाला है, आपको चाहिए कि आप अपना जो जितने भी आपके घर में जानवर हैं और आपके हाउस होल्ड आइटम्स हैं उसको और अपने आप को किसी सेफ़ जगह की तरफ मुंतकिल कर लें, किसी महफूज जगह की तरफ चले जाएं। लाइफ स्टॉक में आपकी आती हैं फार्मिंग, आपके जो एनिमल्स होते हैं, लोगों ने घरों में जो जानवर पाले होते हैं उनको, वो लाइफ स्टॉक में आते हैं। इन केस ऑफ इवैक्यूएशन द हाउसेज शुड बी सील्ड आफ्टर डिसकनेक्टिंग पावर सप्लाईज। और जब वार्निंग इशू हो रही है और लोग जो हैं वो सेफ़र प्लेस की तरफ जा रहे हैं तो उनको चाहिए कि घरों को प्रॉपर सील करें और तमाम पावर सप्लाईज़ को बंद कर दें। गैस की सप्लाईज़ को, इलेक्ट्रिसिटी को वो बंद करके, प्रॉपर घरों को बंद करके जो है वो सेफ़र एरियाज़ की तरफ मूव करें। A risk map should be prepared about the estimation of extent and destruction caused by cyclones to human life, livestock and infrastructure. एक रिस्क मैप बना लेना चाहिए बाद में, जिससे हमें पता चल सके कि जानी नुकसान कितना हुआ है, जानवरों को कितना नुकसान हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स को, रोड्स को, पोल्स को कितना नुकसान हुआ है, ताकि उस नुकसान को जो है लोगों की इमदाद की जा सके और लोगों की हेल्प की जा सके। स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड, कैंडल्स, मैचेस एंड फर्स्ट एड मटेरियल शुड बी मेड पॉसिबल। जैसे ही वार्निंग इशू कर दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि इम्कान है कि तूफ़ान आ सकता है, साइक्लोन्स आ सकते हैं, तो लोगों को चाहिए कि वो घरों में खुराक की चीज़ें इकट्ठी कर लें। कैंडल्स, मोमबत्तियाँ, माचिस जो है उनके पास होनी चाहिए। फ़र्स्ट एड मटीरियल लाइक आपके पास बैंडेज हो, आपके पास जो है वो पायोडीन हो, कुछ टैबलेट्स हों, क्योंकि स्टूडेंट्स जब साइक्लोन आएगा तो आपको पता है कि तबाही हो सकती है, दरख्त गिर सकते हैं, घर गिर सकता है, तो आपको चोट भी लग सकती है। तो आपके पास ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप अपने लिए, जब तक आपके पास जो है वो हॉस्पिटल से कुछ कोई पहुँचे या कोई इमदाद पहुँचे, तब तक आप अपनी खुद हेल्प कर सकें। और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि जब तूफ़ान आता है तो सबसे पहले जो है लाइट का इशू हो जाता है, क्योंकि पोल्स को भी नुकसान पहुंचता है, वायर्स को नुकसान पहुंचता है, तो इसलिए कैंडल्स का भी अपने पास जो है वो रखना ज़रूरी है। कीप इन टच विद रेडियो एंड रिपोर्ट टू एमरजेंसी रेस्क्यू सेंटर्स इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। रेडियो और टीवी के साथ जो है वो टच में रहें, क्योंकि न्यूज़ में ही आपको बताया जाता है, न्यूज़ में ही फोरकास्ट किया जाता है कि जो है वो बारिशों का सिलसिला कब शुरू होगा, तूफ़ान कब आ सकते हैं। तो कीप इन टच रहें न्यूज़ के साथ, ताकि आपको पता चल सके और आपको पता होगा तो आप ये सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं और नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। और किसी भी नुकसान की सूरत में जो आपके नज़दीकी रेस्क्यू सेंटर्स हैं, उनके नंबर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने दिए होते हैं, उन पर जो है वो फ़ौरन रब्ता करें, उनको हालात से आगाह करें। तो स्टूडेंट्स, बाय फॉलोइंग ऑल दीज मेजर्स यू कैन मिटिगेट द लॉस ऑफ लाइफ and property. I have told you earlier that students, you can't reduce the natural disaster. You cannot stop the natural disaster. आप natural disaster को रोक नहीं सकते, but by following the safety measures, by doing the precautions, you can mitigate the loss of life and property. Thank you.